नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। देखिएगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने 2 पार्ट पढ़ा है। आज हम जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के तीसरे पार्ट में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानते हैं। देखिएगा, 2 जो पार्ट हमने पढ़ाया है उसको अगर आप रिवाइज करते हैं, उसके बाद अगर तीसरा पार्ट देखते हैं तो और बेहतर समझ में आएगा। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने के लिए हमने 4 तरीका अपनाया था। पहला, घनत्व पर आधारित अध्ययन। घनत्व पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन, दाब पर आधारित अध्ययन, और चौथा, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। इन चारों तरीकों के माध्यम से हम जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं कि वास्तव में जो हमारी पृथ्वी है इसकी आंतरिक संरचना है कैसे। तो हमने कल आपको बताया था क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इसे हमने कहा था क्रस्ट, मेंटल और कोर। अगर गहराई के आधार पर देखें तो यहाँ 30 किलोमीटर तक की गहराई को हम क्रस्ट और 2900 किलोमीटर की गहराई तक हम मेंटल और 63-71 किलोमीटर गहराई तक हम कोर कहते हैं। तो हम जो है यहाँ पे क्रस्ट, मेंटल और कोर की विशेषता के आधार पर हमने कुछ चीज़ों को देखा था कि यहाँ जो क्रस्ट का घनत्व है यह 2.7 से लेकर 3.33 ग्राम प्रति घन सेमी था, जबकि यह 5 ग्राम प्रति घन सेमी था। और यहाँ पर हमने देखा था तो 13 ग्राम प्रति घन सेमी था। तो यहाँ पर देखते हैं हम जो है घनत्व पर आधारित अध्ययन। तो घनत्व पर आधारित अध्ययन को अगर हम देखें, एक अध्ययन को जो है डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं चीज़ों को। तो जब हमने घनत्व पर आधारित अध्ययन देखा तो यहाँ पर जो पृथ्वी के क्रस्ट, मेंटल और कोर, इन तीनों भागों में देखा तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व और क्रस्ट के औसत घनत्व के अध्ययन के आधार पर यदि हम देखें तो हमने देखा कि ये जो पृथ्वी का औसत घनत्व है और क्रस्ट का जो औसत घनत्व है, इसके अध्ययन के आधार पे हमने देखा तो हमने यह निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर औसत घनत्व में वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम पृथ्वी की सतह से यहाँ केंद्र की ओर जाएं तो जो घनत्व है, जो डेंसिटी है, उसमें वृद्धि होती है।
तो आप ऐसे समझिएगा कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर औसत घनत्व में वृद्धि होती है। अगर वहीं दूसरी तरफ हम तापमान पर आधारित अध्ययन को देखें, तो तापमान पर आधारित अध्ययन को देखें तो आप ऐसे समझिएगा, तापमान पर आधारित अध्ययन, तापमान पर आधारित अध्ययन। जब हमने तापमान पर आधारित अध्ययन को देखा तो हमने देखा कि 90 किलोमीटर गहराई में सतह से 90 किलोमीटर की गहराई में जाने पर हमने देखा कि तापमान में इतनी वृद्धि होती है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता, ठोस अवस्था में नहीं रह सकता। तो हमने यह देखा कि तापमान पर आधारित अध्ययन पे हमने देखा कि अगर 90 किलोमीटर की गहराई में हम जा रहे हैं तो तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है पृथ्वी के अंदर कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह जाता, अर्थात वह गर्म गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, या हम ये कहें कि वह ठोस अवस्था तरल अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो अगर हम दूसरा इसी ताप पर आधारित अध्ययन को देखें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं मिटाऊं। तो यहां पर देखिएगा, जब हमने देखा कि ताप पर आधारित अध्ययन को हमने जो है करना शुरू किया तो हमने यह देखा कि जो घनत्व है, घनत्व का तापमान से सीधा संबंध है। इसका मतलब है कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर जहां डेंसिटी में वृद्धि हो रही है वहीं तापमान में भी वृद्धि हो रही है। तो डेंसिटी का तापमान से सीधा संबंध है। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रत्येक 100 मीटर की गहराई, प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में जाने पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। प्रत्येक 100 मीटर की गहराई में जाने पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। जो तापमान में वृद्धि का कारण है वह रेडियो सक्रिय पदार्थ के विघटन के कारण तापमान में वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि 100 मीटर की गहराई में जाने पर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में वृद्धि होती है। तो वहीं अगर हमने इसके अध्ययन को विस्तारित किया तो हमने देखा कि 90 किलोमीटर की गहराई तक जाते जाते तापमान इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह सकता था। लेकिन एक शब्द यहाँ पर आया, ठोस अवस्था में नहीं रह सकता था लेकिन ठोस अवस्था में है। इसका मतलब है कि जो है संरचना जो हमारी बनी हुई है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी हुई है, वह घनत्व और ताप पर ही आधारित नहीं है। एक शब्द आता है दाब पर आधारित अध्ययन। तो जब दाब पर आधारित अध्ययन को देखते हैं तो यहाँ कुछ चीजें समझ में आएंगी हमें। यहाँ देखते हैं कि जब हमने दाब पर आधारित अध्ययन को देखा तो दाब पर आधारित अध्ययन जो है तापमान से व्युत्क्रमानुपाती संबंध के रूप में देखा। हमने देखा कि ये जो दाब पर आधारित अध्ययन, जब दाब पर आधारित अध्ययन हमने देखा तो हमने यह देखा कि जो दाब है
दाब है, प्रेशर, प्रेशर यह पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध रखता है। जो दाब है वह पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध रखता है। पदार्थ का गलनांक का मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट, जिस तापमान पर कोई वस्तु गल जाए, पिघल जाए, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। जरा समझिएगा, ऐसे समझिएगा, व्यवहारिक भाषा में समझिएगा इसे। जैसे हम पानी को गर्म करें तो भगोने में जब पानी गर्म करते हैं तो लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड आते आते तापमान वह पानी वाष्पीकृत होने लगता है, अर्थात उबलने लगता है। लेकिन जब हम इसी पानी को कुकर में उबालते हैं और कुकर के ढक्कन को बंद कर देते हैं, हमने क्या किया, प्रेशर क्रिएट किया। तो अब यही जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो चीज़ें उबलना शुरू हुई थी वह 100 डिग्री से अधिक पे अब उबलना शुरू होंगी। इसका मतलब यह हुआ कि हमने प्रेशर बढ़ाया तो जो पदार्थ 100 डिग्री पर पिघलना शुरू हो गया, गर्म होना शुरू हो गया, वाष्पीकृत होना शुरू हो गया, वही पदार्थ, वही जल अब 100 डिग्री पर ना होकर बल्कि 100 डिग्री से ऊपर पे गर्म हो रहा है। तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से आंतरिक सतहों पर जा रहे हैं वैसे डेंसिटी में वृद्धि हो रही है, तापमान में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन ये जो प्रेशर है, प्रेशर में भी वृद्धि हो रही है। तो प्रेशर में वृद्धि हो रही है तो चूंकि प्रेशर का पदार्थ के गलनांक से सीधा संबंध है, इसलिए पदार्थ के गलनांक में भी वृद्धि हो रही है। तो अगर हमने यहीं पे देखा तापमान पर आधारित अध्ययन कि 90 किलोमीटर की गहराई में जाने पर जो पदार्थ पिघल जाता था वह पिघला नहीं। कारण यह है कि प्रेशर अधिक है। जब प्रेशर अधिक बढ़ेगा, दाब अधिक बढ़ेगा, तो जिस तापमान पर कोई किसी भी पदार्थ को गल जाना चाहिए था, पिघल जाना चाहिए था, वह पदार्थ ठोस अवस्था में है। इसका मतलब है कि जो प्रेशर है वह पदार्थ को पिघलने नहीं दे रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारा जो है, हमारा क्रस्ट, मेंटल और कोर की गहराई में सतह से नीचे जाने पर जहाँ घनत्व में वृद्धि हो रही है, तापमान में वृद्धि हो रही है, तो प्रेशर में भी वृद्धि हो रही है, दाब में वृद्धि हो रही है, तो वहीं पदार्थ के गलनांक में भी वृद्धि हो रही है। तो 90 किलोमीटर की गहराई में जाने पर पदार्थ जो गल जाना चाहिए था वह ना गलने का सबसे बड़ा कारण प्रेशर है। वही चौथी विधि, अगर आंतरिक संरचना की जानकारी से संबंधित अगर हम चौथी विधि को देखें तो हम देखते हैं भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन। तो यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन को अगर हम देखें तो ऐसे समझिएगा, भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन हमने देखा कि जब पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो तापमान में वृद्धि होती है। जब तापमान में वृद्धि होती है तो तापमान में वृद्धि के कारण यहाँ का जो पदार्थ है वह गर्म गलित अवस्था में आ जाता है, जिसे हम मैग्मा, गर्म गलित अवस्था में आ जाता है जिसे हम मैग्मा कहते हैं। और हमने बताया कि ठोस से जब यह गलित अवस्था में आता है तो इसके आयतन में वृद्धि होती है, और आयतन में जब वृद्धि होती है तो यह क्या करता है, पृथ्वी के आंतरिक परतों को ऐसे तोड़ते हुए बाहर निकलने का प्रयास करता है। यही गर्म गलित मैग्मा जब सतह पर आता है तो इसे लावा कहते हैं।
लावा कहते हैं। लेकिन जब यह गर्म गलित पदार्थ जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में शीतलीकरण होता है। शीतलीकरण के कारण यह ठंडा होता है और ठंडा होने के कारण यह जो है आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। लेकिन अगर यही मैग्मा अगर अंदर ही अगर यह शीतलीकरण हो जाए तो इससे अभ्यंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। चूंकि यह गर्म गलित पदार्थ जो है पृथ्वी की केंद्र से सतह की ओर निकलने का प्रयास करता है, तो निकलने के लिए आंतरिक परतों को तोड़ते हुए ऊपर सतह पर आता है, जिसके कारण से भूकंप की उत्पत्ति होती है। तो अगर हम देखें तो भूकंप की उत्पत्ति होती है तो भूकंपीय तरंगे होती हैं। भूकंप की उत्पत्ति वास्तव में भूकंपीय तरंगों के कारण भूकंप आता है। तो ये जो भूकंपीय तरंगे हैं यह 3 प्रकार की हैं, पी तरंग, यस तरंग और एल तरंग। पी तरंग, यस तरंग और एल तरंग। अगर हम इन तरंगों के आधार पर भूकंप शास्त्र के अध्ययन करें और पृथ्वी के आंतरिक संरचना को जानने का प्रयास करें, तो आप यहाँ पर देखिएगा कि जो तरंगे हैं भूकंपीय तरंगे पी, एस और एल, तो इनको हम प्राथमिक तरंग बोलते हैं। प्राथमिक तरंग। और इसको हम द्वितीयक तरंग बोलते हैं। जबकि यल तरंगों को हम सतही तरंग बोलते हैं। अब ये जो पी तरंगे वास्तव में ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे होने का मतलब है जो कण के दिशा के समांतर कण के दिशा के समांतर चलती हैं। कण के दिशा के समांतर चलने का मतलब हुआ कि जैसे सपोज ये जा रही हैं तो कण का ये दिशा है, तो ये जो भूकंपीय तरंगे हैं ये इसके समांतर चलती हैं, यही हमारी पी तरंगे हैं। जबकि अगर हम द्वितीय तरंगे या यस तरंगों की बात करें तो यह प्रकाश तरंगों के समान अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे जो होती हैं जो कण के दिशा के लंबवत होती हैं। कुछ इस प्रकार से ये जो हमारी यस तरंगे हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे ये हमारा ये कण है, तो इसके कुछ इस प्रकार से जैसे प्रकाश हमारा चलता है ऐसे चलती हैं। ये यस तरंगे हैं, ये कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जबकि हम अगर सतही तरंगों या यल तरंगों की बात करें तो यल तरंगे जो होती हैं वह अनुप्रस्थ और
अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं, दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं। तो ये जो तरंगे हैं, जो जल प्रकार की तरंगे हैं, ये दोनों प्रकार की तरंगे होती हैं। यह कण के दिशा में भी चलती हैं, और ये कण है तो कण के लंबवत भी चलती हैं। यही हमारी जल तरंगे हैं। तो आप जरा देखें कि जो पी तरंग है, पी तरंग कण के दिशा के समांतर चलती है, इसलिए इसका वेग या गति, इसका जो वेग है या जो गति है वह सर्वाधिक होती है। जबकि जो यस तरंगे हैं, यस तरंगों का वेग या गति पी तरंगों से कम होती है। जबकि ये दोनों प्रकार की तरंगे होने के कारण ये सबसे कम वेग या गति होती है। अब चूंकि पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, इसलिए इसका वेग या गति तो सर्वाधिक होता है, लेकिन तीव्रता कम होती है। जबकि इसकी तीव्रता अधिक होती है, और सबसे अधिक तीव्रता इसकी होती है। वेग सबसे कम होता है, तीव्रता सबसे अधिक होती है। जबकि इसका वेग सबसे अधिक होता है, तीव्रता सबसे कम होती है। कहने का मतलब यह है, वेग अधिक होगा लेकिन यह कंपन कम करेगा। कंपन कम करने के कारण यह कम नुकसानदेह होगा। तो अगर हम पी तरंगों की बात करें तो पी तरंगे पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले आएंगी, क्योंकि इनका गति अधिक है और इनका तरंग दैर्ध्य या तीव्रता कम होने के कारण यह कम नुकसानदेह होती हैं। तो सबसे पहले सतह पर आती हैं पी तरंगे और सबसे नुकसानदेह कम होती हैं, जबकि यह तरंगे पी तरंगों के बाद आती हैं और धीमे गति से आती हैं। इसलिए यह जो है आंतरिक संरचना को प्रभावित करते हुए आती हैं। जबकि यल तरंगे दोनों प्रकार के होने के कारण, यह पी और यस दोनों प्रकार की विशेषताओं के कारण यह पूरे पृथ्वी को घूमते हुए देर तक आती हैं, दूर तरंगे होती हैं। इसलिए इन्हें लॉन्ग वेव भी कहा जाता है, क्योंकि यह लंबी दूरी तय करके आती हैं और इनकी तीव्रता अधिक होने के कारण यह सबसे अधिक नुकसानदेह होती हैं। तो यहाँ पर हम पी तरंगे, यस तरंगे और यल तरंगों के अध्ययन को देखें तो यहाँ पर जरा देखिएगा, इनसे कैसे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें जानकारी मिल पाती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो पी तरंगे होती हैं, ये पी तरंगे ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में विचरण करती हैं। जबकि जो यस तरंगे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ठोस में विचरण करती हैं। जबकि यल तरंगे भी ठोस अवस्था में ही विचरण करती हैं। तो जब पी तरंगों का अध्ययन किया गया
अध्ययन किया गया, पी तरंगों का अध्ययन किया गया, तो हमने देखा कि पी तरंगे पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाती हैं तो इनके मान में वृद्धि होती है। क्योंकि जो तरंग है, जो भूकंपीय तरंगे हैं, भूकंपीय तरंगों का वेग, भूकंपीय तरंगों का वेग घनत्व से सीधा संबंध रखती हैं। भूकंपीय तरंगों का जो वेग है भूकंप से सीधा संबंध रखती हैं। इसका मतलब है कि हमने देखा कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जब पी तरंगे पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाते हैं तो इसके जो गति है, वेग है, वह घनत्व बढ़ता है। हमने देखा था घनत्व पे आधारित अध्ययन, तो हमने देखा कि पी तरंगों की गति में वृद्धि होती है। लेकिन जब यहाँ पर हम क्रस्ट मेंटल में जाते हैं तो इसकी गति में तो वृद्धि होती है, लेकिन ये जो हमारा कोर है, कोर को हमने दो भागों में बांटा, और ये जो है ऊपरी कोर है और ये निचला कोर है, ऊपरी कोर और निचला कोर, मतलब आउटर कोर और इनर कोर। तो हमने देखा कि जैसे ही पी तरंगे आती हैं तो आउटर कोर या ऊपरी कोर में इनके गति में कमी आती है। आउटर कोर में अर्थात ऊपरी कोर में पी तरंगों के गति में कमी आती है। जबकि हमने देखा कि ये जैसे ही इनर कोर में पहुंचती हैं इसकी गति में अचानक वृद्धि होती है। मतलब निचले कोर में पी तरंगों के वेग में वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे ही पी तरंगे क्रस्ट मेंटल तक जाती हैं इनके गति में वृद्धि होती है, लेकिन आउटर कोर तक पहुंचते इसके गति में अचानक कमी आती है और इनर कोर तक जाते इनके गति में पुनः वृद्धि होती है। इसका मतलब यह हुआ कि आउटर कोर कहीं न कहीं हमारा तरल अवस्था में है, क्योंकि जैसे ही हमने यस तरंगों का अध्ययन किया तो यस तरंगों का अध्ययन करते ही ये बातें साफ हो गईं, क्योंकि ये जो यस तरंगे हैं, यस तरंगे सिर्फ और सिर्फ ठोस अवस्था में ही विचरण करती हैं। तो 2900 किलोमीटर की गहराई में जैसे ही हमने क्रस्ट मेंटल तक जाते हैं और कोर में पहुंचते ही ये तरंगे विलुप्त हो जाती हैं। इससे हमें पता चलता है कि आउटर कोर हमारा तरल अवस्था में है, जबकि इनर कोर हमारा ठोस अवस्था में है। क्योंकि हमने देखा था कि जब पदार्थ का तापमान बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ रहा था, प्रेशर भी बढ़ रहा था और डेंसिटी भी बढ़ रही थी। लेकिन जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तापमान का मान अधिक हो जाए और प्रेशर का मान अपेक्षाकृत कम रह जाए तो वहाँ पर पदार्थ गर्म गलित अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। तो पी, यस और यल तरंगों के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वास्तविक मूल्यांकन किया कि पृथ्वी का आउटर कोर जो है तरल अवस्था में है, जबकि इनर कोर ठोस अवस्था में है। बाकी क्रस्ट और मेंटल भी ठोस अवस्था में हैं, क्योंकि यस तरंगे ठोस सतहों में ही विचरण करती है, जबकि यल तरंगे भी ठोस सतहों में विचरण करती हैं। तो इसीलिए हम पी और यस तरंगों को पिंड तरंगे कहते हैं, जबकि यल तरंगों को सतही तरंगे कहते हैं। सतही तरंगे होने के कारण ये सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर प्रभाव डालती हैं, पृथ्वी पर भूकंप का कारण बनती हैं। आप ऐसे समझिएगा,
ये है हमारा, इसे मिटाते हैं हम, जरा नोट करिएगा इसे। आप समय समय पर अपना स्क्रीनशॉट ले लें, अगर नहीं ले पाते हैं तो बल्कि अच्छा तरीका यही होगा कि आप चीज़ों को नोट करते हुए चलें। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर यहाँ सपोज भूकंप उत्पन्न हुआ, तो ये क्या है, भूकंप। जहाँ भूकंप उत्पन्न हुआ, भूकंप उत्पन्न हुआ यहाँ से भूकंप, जहाँ पर सबसे पहले आता है भूकंप मूल से, ये भूकंप उत्पन्न हुआ तो इसे बोला जाता है भूकंप मूल, और इसे बोला जाता है ईपी सेंटर। तो यहाँ पर ईपी सेंटर अर्थात अधिकेंद्र। तो यहाँ पर जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ और अधिकेंद्र तक आते आते सबसे पहले पी तरंगे आती हैं, उसके बाद यस तरंगे आती हैं और सबसे लास्ट में यस तरंगे आती हैं। तो इन तरंगों के आधार पर हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया। तो देखिएगा, आप नोट करते हुए चलेंगे ना तो एक बेहतर नोट्स आपके पास तैयार हो जाएगी और आपका जो विषय की जानकारी है वह परिपूर्ण हो जाएगी। तो चलिए हम ये तीसरे पार्ट को यहीं पे समाप्त करते हैं, चौथा पार्ट हम कल देखेंगे। चलिए, धन्यवाद।